Good morning, class 12. In previous lectures, I told you about the 14 principles given by Henry Fayol. जो 14 principles थे वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं. एंड टुडेज टॉपिक इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर. यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने भी जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं. जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नोन एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. And the principles given by Fayol are known as general principles. उन्हें जनरल प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया है और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए हैं इन्हें बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तो दीज आर द गिवन बाय द टेलर. और अगर एग्जाम में जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल. वो 14 प्रिंसिपल्स हैं. तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की पिक दी हुई है आपको. तो कई बार एग्जाम में अगर पिक दी हो तो दिस इज द पिक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. तो जिसका जन्म जो है 1856 में यूएसए में हुआ था. उसने एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जो काम किया था. तो इसके कंट्रीब्यूशन क्या है? जैसे फ्योल ने तो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो इसके क्या कंट्रीब्यूशन है टेलर के? टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है, इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स भी दिए हैं. जो इसका मेन कॉन्सेंट्रेशन था, जो टेलर का कॉन्सेंट्रेशन है कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी वर्कर्स, इन्हें सिर्फ वर्कर्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है. और जो फ्योल के प्रिंसिपल्स थे उसमें एम्प्लॉयज पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था, यानी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया था. यहाँ पर इसने वर्कर्स को और फैक्ट्रीज को ज़्यादा ध्यान में रखा है. तो इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं. तो इसका मीनिंग क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? द डेफिनेशन गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू. यानी ये पहले सही तरीके से पता लगाना कि आप लोगों से, आदमियों से करवाना क्या चाहते हो, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. और फिर देखना कि वो इसे अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से करें. यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की सिर्फ यही एक ही डेफिनेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर की सफिशिएंट है. बाकी आपको ये कोई नीड नहीं है करने की. बस ओनली वन डेफिनेशन यू हैव टू डू given by the F.W. Taylor. In scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. अब इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से? इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब. एज नेम शोज कि जितना भी जॉब है, टेलर ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि जो भी जॉब एक वर्कर परफॉर्म करता है, जो वर्कर को दी जाती है, शुड बी साइंटिफिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिकली, जो प्रिंसिपल्स के बेस पे होनी चाहिए. नोट रूल ऑफ थंब, यानी जो भी एक एम्प्लॉय काम, एक वर्कर काम कर रहा है, उसकी जो एवेल्युएशन होती है, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस नोट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या होता है? जैसे रूल ऑफ थंब मीन्स तुक्काबाजी जिसको कह सकते हैं, इंट्यूशन हो गया, हिट एंड मिस मेथड हो गया, मतलब जो जिसका रिजल्ट एक जैसा नहीं है, तो दैट इज नोन एज रूल ऑफ थंब. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब performed in the organization should be based on scientific inquiry. कि जो भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है वो साइंटिफिकली इंक्वायरी के बेस पे होना चाहिए. नोट ऑन इंट्यूशन, ये नहीं कि जो मन करता है, जो इंट्यूशन कहती है, जो एक्सपीरियंस कहता है, एंड हिट एंड मिस मेथड के हिसाब से नहीं होना चाहिए. टेलर ये इंसिस्ट करता है कि जो भी काम किया जाए, दे शुड बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी काम को करने से पहले सोचना है. विच इज नोट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब में ऐसा नहीं होता. रूल ऑफ थंब में जो मन किया कर दिया, जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर दिया. तो लेकिन जो टेलर ये कहता है कि जो भी यहाँ पर काम किया जाए, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेजरमेंट. यानी कि रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production. रूल ऑफ थंब तो जो बॉस ने कह दिया वही है, लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर होते हैं, और साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड जो साइंटिफिकली मेथड्स है उसके बेस पर किया जाता है. यानी मेनली जो टेलर ने इंसिस्ट किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी को जो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. और टेलर ये बिलीव करता था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. कहते हैं कि जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका होना चाहिए, एक ही मेथड होता है, एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस. उसी मेथड को ही चूज करो. ये किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड है, बट आपने वो मेथड चूज करना है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. तो दिस इज द साइंस नोट रूल ऑफ थंब.
तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या है कि रूल ऑफ थंब, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब is decided by the managers on the basis of his past experience. अगर past experience के बेस पे एक मैनेजर किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करता है, दिस इज नॉट गुड। तो टेलर ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि अगर जो भी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, इट शुड बी सेटअप साइंटिफिकली, वो साइंटिफिकली सेटअप किया जाना चाहिए कि रूल ऑफ थंब जो इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इसके कुछ कीवर्ड्स हैं वही सेम जो मैंने डिस्कस किए हैं कि यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एक वन बेस्ट मेथड होना चाहिए जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस नोट बाय रूल ऑफ थंब। यानी जो साइंटिफिक मेथड है इसे साइंटिफिकली स्टडी से आपने डिसाइड करना है, रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन, विल एंड एक्सपीरियंस। कहते हैं मैनेजर को जो उसका इंट्यूशन कहती है, जो विल कहती है, जो एक्सपीरियंस कहती है, उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली, उससे सारे डिसीजन साइंटिफिकली लेने चाहिए। अब इसका केस स्टडी भी है। केस स्टडी में क्या कहा गया? केस स्टडी में ये है कि जैसे सपोज एक रोहन है जिसकी एक स्मॉल फैक्ट्री है, तो उसे लॉजिकली अप्रोच यूज की और जो भी डिसीजन है वो फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे ले रहा है, और फैक्ट के बेस पे ले रहा है और हिट एंड मिस मेथड्स पे नहीं ले रहा। तो कौन सा प्रिंसिपल है? दैट इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एज नेम शोज, हार्मनी यानी म्यूचुअल ट्रस्ट से काम करना है, नॉट डिस्कॉर्ड यानी कॉन्ट्राडिक्शन से काम नहीं करना चाहिए। यानी एक टेलर ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज हैं, एक वर्कर साइड और एक मैनेजमेंट साइड, दोनों को म्यूचुअल गिव एंड टेक से काम करना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से काम करना चाहिए, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन से काम नहीं करना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यानी म्यूचुअल गिव एंड टेक और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से उनको काम करना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक वर्कर साइड है और एक मैनेजमेंट ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप्स को वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर, राइवल होता है कॉम्पिटिटर्स, एज वर्कर्स ऑलवेज फील, दोनों राइवल्स की तरह कहीं काम करते हैं। वर्कर फील करते हैं कि दे आर अंडर पेड, उन्हें सैलरी तो ढंग से दी नहीं जाती, दे आर ओवर बर्डन विद द वर्क, वो तो सोचते हैं कि वो बर्डन ओवर बर्डन है, सैलरी नहीं दी जाती। और मैनेजमेंट क्या सोचती है? वो हमेशा सोचती है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, कि जो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, जिसको कहा जाता है कि जो ऐसे ही है, सैलरी तो इनको दिए जा रहे, हम ये काम नहीं कर रहे। अब इसे क्या हो गया? दोनों पार्टीज में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। बट टेलर ने ये कहा है कि टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर, कि दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। अभी क्या चेंज करना चाहिए? तो उसने कहा कि ही इंसिस्ट मेंटल रिवोल्यूशन, यानी दोनों के एटीट्यूड को चेंज करने को बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति रवैया, एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होना चाहिए? दोनों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हार्मनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड यानी कॉन्ट्राडिक्शन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट लेवल। यानी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसे वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए, और वर्कर्स को भी क्या करना चाहिए? अपनी मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। ये दोनों को एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स इज टू अर्न मोर, यानी वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, सैलरी ज्यादा कमाना। और मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रोडक्शंस। Instead of discord for each other's objective, workers can earn more by producing more. अब दोनों में कैसे ठीक हो सकता है कि वर्कर्स कैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं? ज्यादा प्रोडक्शन करके। तो अपने आप ही दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों का डिस्कॉर्ड खत्म हो गया। जब वर्कर्स ही करेंगे कि उनको पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो इससे दोनों का ही बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है और वर्कर्स का भी बेनिफिट है। जापान में क्या होता है? जापान में यही जो है पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है। कौन सा पैटर्न? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड उसमें क्या होता है कि वहां पर जो मैनेजर्स है ट्रीट वर्कर्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली,
वो अपने वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। यानी वर्कर्स आल्सो डू नॉट शो द एजिटेशंस बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक्स। वहां पर जापान में कभी भी वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं जाते। क्या करते हैं, वो एक ब्लैक रिबन बांध लेते हैं। अगर उनको कुछ भी एजिटेशन अपने बॉस के प्रति या अपनी मैनेजमेंट से कोई भी नाराजगी है, तो ब्लैक रिबन बांध के काम तो करते रहते हो, बस वो अपनी नाराजगी वहां शो कर देते हैं। तो यानी वो हड़ताल पे नहीं जाते। दिस इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड by the organization given by the टेलर। तो टेलर के जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के क्या जो कीवर्ड्स है, वही मैनेजमेंट जो हमने पूरा पढ़ा है वही कीवर्ड्स है। यानी मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। कोई गेन होते तो वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। उसे भी कंपनी के अच्छे के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी सेम, दोनों का सेम होना चाहिए इंटरेस्ट। एंड प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। यानी एम्प्लॉयर कभी भी लंबे समय तक प्रॉस्पर नहीं रह सकता जब तक वो एम्प्लॉयज की प्रोस्पेरिटी नहीं करता। तो मेंटल रिवॉल्यूशन इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब दोनों को एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन हार्मनी इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट में यूनिफिकेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एंड मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन से मैच करना चाहिए। तो ये सेम इसकी केस स्टडी है। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन, मिलके कॉपरेशन से काम करना, अपनी मतलब ये नहीं कि आई एम द बॉस, इंडिविजुअलिज्म को नहीं दिखाना, मिलके काम करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट से काम करना है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, work must be carried on in cooperation. काम कैसे करना, cooperation से, with each other, with mutual confidence and understanding for each other. मिलके काम करो, mutual confidence से काम करना चाहिए। Workers and managers must work in cooperation. दोनों को cooperation से काम करना चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे की, दोनों पार्टीज के लिए सोचना चाहिए। और cooperation, to have cooperation, management should welcome good suggestions of employees. एम्प्लॉयज़ को जो उसके सजेशंस को वेलकम करे, उसे रिवॉर्ड करे उनके सजेशंस के लिए, और जब भी डिसीजन मेकिंग पावर हो तो उनके आइडियाज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। तो इससे वर्कर्स जो क्या फील करेंगे, इंपॉर्टेंट फील करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसकी कीवर्ड्स क्या है, वही एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आ जाए तो यही प्रिंसिपल है। वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर सजेशंस। अगर आप ये भी लिख दोगे तो तब भी प्रिंसिपल पूरा कवर हो जाता है। यानी कीवर्ड्स मींस इट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्रिंसिपल। तो जो भी है, दे शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियंस। जैसे जापान का एग्जांपल, जापान वाला एग्जांपल भी जो यहाँ पर दे सकते हो आप। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स। तो इसकी केस स्टडी ये कह रही है कि इसमें भी वही दिया कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर क्या था कि जो एक मैनेजर है अपने वर्कर्स को कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए रिवॉर्ड देता है। तो कौन सा प्रिंसिपल हो गया ये, टेलर का, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ लास्ट फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कहते हैं ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्कर्स को मतलब ज्यादा एफिशिएंसी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करो। ये क्योंकि ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। अगर वर्कर्स प्रॉपर ट्रेन्ड है, सिलेक्टेड, अच्छे ढंग से सिलेक्शन की हुई है, तो नेचुरली कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर, उसे किस बात पे इंसिस्ट किया, ड्यू केयर शुड बी टेकन, बड़ा ध्यान से इस बात को सोचना है, वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। जब भी एम्प्लॉयज की सिलेक्शन तो बड़े ध्यान से करो, और ताकि यानी जो जॉब है उसी क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज को ही सिलेक्ट करो, उसमें सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग, और सिलेक्शन के बाद दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, और उसके क्वालिफिकेशन के बाद अकॉर्डिंग ही उनको जॉब देनी चाहिए। एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपग्रेड देयर नॉलेज, और उनको नॉलेज अपडेट करने के लिए उनको बार बार समय समय पर ट्रेनिंग पर भी भेजा जाना चाहिए। एंड दिस विल इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे सिर्फ वर्कर्स की एफिशिएंसी तो प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, बल्कि मैनेजमेंट की भी, कंपनी की भी प्रोस्पेरिटी होगी।
उसके बाद एक कीवर्ड्स है, वही कीवर्ड्स में क्या, वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल, ड्यू केयर शुड बी टेकन, जो भी वो पॉइंट्स हो उसमें लिख सकते हो. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड वर्क असाइंड टू वर्कर्स शुड सूट हिज or her capabilities. So these are the 4 principles given by Taylor. Today you have to revise all these principles and you have to write all these principles in your notebook. Thank you and have a nice day.